हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखो, हमारी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू थी और हम भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एक बात तो आप ध्यान रख लो, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो कि अब हमें ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है। हमें जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी अब हमें लगा देनी है, क्योंकि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है। तो हम में जितनी एनर्जी है ना उतनी लगा दो भाई लोगों। कुछ नहीं रखा, बाद में बस केवल पछतावा है कि यार मैं काश पढ़ लेता तो मेरा हो जाता। ठीक है, ये शब्द हमें पढ़ना नहीं है लाइफ में। तो शब्द को कभी नहीं लेके आना है। तो शब्द तो इस तरीके से डिस्टेंस बना लो कि भाई साहब तो शब्द आपकी लाइफ में कभी नहीं आए। ठीक है, तो कल हम पढ़ लिए थे भूमिगत जल के बारे में, बहुत सारी बातें पढ़ लिए थे। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। भूमिगत जल विशेष रूप से लाइमस्टोन, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट क्षेत्रों में कार्य करता है। जो भूमिगत जल है वो सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में कार्य करता है? या तो लाइमस्टोन चूना पत्थर वाले क्षेत्र में या डोलोमाइट वाले क्षेत्र में। ठीक है, लाइमस्टोन वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करता है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित जितने भी स्थल रूप हैं उनमें से अधिकांश जो स्थल रूप हैं वो किस में बनते हैं? लाइमस्टोन चूना पत्थर वाले क्षेत्र में बनते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है डोलोमाइट। ठीक है, थोड़ा आगे फिर बढ़ते हैं। देखो, लाइमस्टोन शैल पर निर्मित स्थल रूप को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि लाइमस्टोन शैल पर निर्मित स्थल रूप को क्या कहते हैं? कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ो। अब देखो, हम पढ़ते हैं कास्ट स्थलाकृति के बारे में। सबसे पहली बात, कास्ट स्थलाकृति शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, कैसे हुआ है, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहली एक बात ध्यान रखो कि कास्ट स्थलाकृति शब्द कहाँ से लिया गया है? यूगोस्लाविया से लिया गया है। कहाँ से? यूगोस्लाविया से लिया गया है। दोबारा सुनो, कास्ट स्थलाकृति शब्द यूगोस्लाविया से लिया गया है। यूगोस्लाविया के पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश से लिया गया है, जिसे प्रेजेंट टाइम में स्लोवेनिया कहते हैं। ठीक है, तो कास्ट स्थलाकृति शब्द कहाँ से लिया गया है? यूगोस्लाविया से लिया गया है। यूगोस्लाविया का भी एक क्षेत्र था, पूर्वी एड्रियाटिक सागर तट के सहारे स्थित कास्ट क्षेत्र से लिया गया है। और ये जो पूर्वी एड्रियाटिक सागर तट के सहारे का जो कास्ट क्षेत्र है, जिसको वर्तमान समय में क्या बोलते हैं? स्लोवेनिया बोलते हैं। तो चाहे पेपर में यूगोस्लाविया लिखा आए, चाहे स्लोवेनिया लिखा आए, या फिर लिखा आए कि पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश से, तो आंसर हमारा बिल्कुल 100% सही होगा। कास्ट स्थलाकृति शब्द कहाँ से लिया गया? यूगोस्लाविया से लिया गया। यूगोस्लाविया का पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश से लिया गया, जिसे वर्तमान समय में स्लोवेनिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो भाई साहब, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कास्ट स्थलाकृति सर्वाधिक किस क्षेत्र में मिलती हैं, ये हम देखते हैं। तो देखो, विश्व के यदि कास्ट प्रदेशों की बात की जाए कि विश्व में कास्ट प्रदेश कहाँ कहाँ हैं, तो देखो, जो दक्षिणी फ्रांस है वहाँ के कास्ट प्रदेश को बोलते हैं कोसेस क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी फ्रांस के कोसेस क्षेत्र में, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया पहले, दक्षिणी फ्रांस के कोसेस क्षेत्र में कास्ट प्रदेश मिलता है। स्पेन की बात की जाए तो स्पेन के अंडालूसिया, स्पेन के अंडालूसिया में भी कास्ट प्रदेश विस्तृत है। पश्चिमी क्यूबा, पश्चिमी क्यूबा में भी कास्ट प्रदेश विस्तृत है। इंडिया की बात की जाए तो इंडियापुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश और मेघालय, इन दोनों में कास्ट प्रदेश का विस्तार है। तो विश्व में यदि कास्ट प्रदेश के विस्तार की बात की जाए तो वो दक्षिणी फ्रांस का कोसेस क्षेत्र, स्पेन का अंडालूसिया क्षेत्र, पश्चिमी क्यूबा, इंडिया का जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है, और मेघालय, ये क्षेत्र हैं जहाँ पर कास्ट प्रदेश विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें, हम पढ़ेंगे अब भूमिगत जल के कार्य कि भाई साहब जो भूमिगत जल है वो क्या क्या कार्य करता है। ध्यान से सुनो, भूमिगत जल कास्ट प्रदेशों में ही महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। दोबारा से सुनो, भूमिगत जल के कार्य, भूमिगत जल के कार्य
भूमिगत जल काष्ठ प्रदेशों में ही महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। तो भूमिगत जल काष्ठ प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। क्वेश्चन आ जाए कि भूमिगत जल सर्वाधिक रूप से कौन से क्षेत्र में कार्य करता है, तो वो आएगा काष्ठ प्रदेश, मतलब चूना पत्थर वाला प्रदेश, लाइमस्टोन वाला प्रदेश। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य, कि भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य कौन कौन से हैं। तो एरोजनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, एरोजनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य। अब इसमें देखो भाई साहब, भूमिगत जल के ये टोटल 4 अपरदनात्मक कार्य हैं। पहला है घुलन क्रिया, सॉल्यूशन, दूसरा है अपघर्षण क्रिया, तीसरा है जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन, चौथा है सन्निकर्षण। ठीक है, तो ये टोटल 4 कार्य हैं जो भूमिगत जल अपनी अपरदनात्मक क्रिया के दौरान करता है। अब मैं यहाँ पर इनका बार बार अर्थ नहीं बताऊंगा, क्योंकि घुलन क्रिया मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ 2 बार, अपघर्षण क्रिया मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ 2 बार, जल गति क्रिया मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ 1 बार, सन्निकर्षण मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ 2 बार। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर ब्रीफ में बता देता हूँ। घुलन क्रिया में क्या होता है, यहाँ पर देखो ध्यान रखना, चट्टानें हैं जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से आपस में मिलकर बनी होती हैं। भूमिगत जल क्या करता है, कुछ चट्टान के कण या कुछ खनिजों के कण जो जल के साथ जल्दी ही घुल जाते हैं, उन खनिजों को घोलकर बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर क्या बन जाते हैं, खाली स्थान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? खाली स्थान बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को घुलन क्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से जो अपरदन होता है घोलकर, जल के द्वारा घोलकर जो अपरदन होता है उस क्रिया को घुलन क्रिया कहते हैं। अपघर्षण क्रिया मतलब उखेड़ कर लेके जाना, तोड़ मरोड़ कर लेके जाना, उखेड़ कर लेके जाना या तोड़ मरोड़ कर लेके जाना। जैसे यहाँ पर कोई चट्टान इस तरीके से बाहर निकली हुई है, सपोज दैट इस वाले धरातल में ये चट्टान बाहर निकली हुई है, ऐसे कोई नदी बह रही है, तो यह क्या करेगी, इस चट्टानी टुकड़ों को तोड़ कर लेके जाएगी। तो इस क्रिया को क्या कह रहे हैं, अपघर्षण। अंतर इतना रखना, पवन में अपघर्षण का कार्य पवन करती है, जल नदी के जल में अपघर्षण का कार्य नदी करती है, भूमिगत जल में अपघर्षण का कार्य भूमिगत जल करता है। ठीक है, उसके बाद सन्निकर्षण। सन्निकर्षण में कुछ नहीं होता। सन्निकर्षण में जो टुकड़े बह रहे हैं, नदी में जो टुकड़े बह रहे हैं, पवन में जो टुकड़े उड़ रहे हैं, भूमिगत जल में जो टुकड़े बह रहे हैं, जो चट्टानों के टुकड़े बह रहे हैं, वो टुकड़े ही आपस में टकराते हैं। और जब वो टुकड़े आपस में टकराते हैं तो उन टुकड़ों से कुछ भाग टूटकर नीचे गिर जाता है और इस क्रिया को सन्निकर्षण कहते हैं। और बात की जाए जल गति क्रिया, जिसको हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं होता। ना यहाँ पर तो तोड़ने का काम होता, ना मरोड़ने का काम होता। ओवरऑल बात ये है कि जो जल गति क्रिया होती है, इसमें कोई बाह्य कार्य काम नहीं करता, इसमें जल खुद काम करता है। जल गति क्रिया में क्या होता है कि जल खुद काम करता है, और जब जल रेगुलर लगातार एक धरातल के ऊपर बहता रहता है, तो जो घर्षण बल की वजह से, किसकी वजह से, घर्षण बल की वजह से, जो चट्टान का बिल्कुल ऊपरी भाग है, जो धरातल का ऊपरी भाग है, जिसके ऊपर से भूमिगत जल लगातार बह रहा है, तो वो क्या करता है, रेगुलर जल के बहने से घर्षण बल की वजह से क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है और वो टूट जाता है। और इसे ही कहते हैं जल गति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन। ठीक है, अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं है इनको, पहले मैं बहुत डिटेल से समझा चुका ये चीजें। अब हम पढ़ते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप। क्या, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप। प्यारे साथियों, आ जाओ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेपिज। लेपिज फ्रांसीसी शब्द है। पहले तो ये ध्यान रखो कि जो लेपिज शब्द है, लेपिज क्या है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। दूसरी बात ध्यान रखो कि लेपिज क्या है, लेपिज एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आरी नुमा कटी हुई आकृति। लेपिज का मतलब क्या होता है, आरी नुमा
कटी हुई आकृति, मतलब आरी के समान कटी हुई आकृति। ठीक है। अब देखो भाई साहब, एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पर घुलन क्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जो घुलन क्रिया होती है इसको हम संचारण भी कहते हैं। ध्यान रखना, संचारण भी इसी से संबंधित होती है। तो यहाँ पर जो भी स्थलाकृति निर्मित हो रही है उसमें घुलन क्रिया या संचारण का ज़्यादा योगदान हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ बन रही हैं वो सामान्यतः मोस्टली चूनापत्थर वाले क्षेत्र में बन रही हैं, क्योंकि भूमिगत जल द्वारा निर्मित समस्त स्थलाकृतियाँ कास्ट प्रदेश में बनती हैं। ठीक है। तो अब लेपिज के बारे में पढ़ो। घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अधिक ऊबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है और इस तरह की स्थलाकृति को लेपिज कहते हैं। कि घुलन क्रिया के कारण पृथ्वी के धरातल की जो ऊपरी सतह है वो अधिक ऊबड़ खाबड़ हो जाती है तथा अधिक असमान हो जाती है और इस तरह की स्थलाकृति को लेपिज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेपिज कहते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों सुन लो कैसे क्या होता है। सपोज दैट ये एक लेपिज का उदाहरण है। पहले तो ये ध्यान में रख लो कि ये क्या है, लेपिज का उदाहरण है। कुछ इस तरीके से बनता है लेपिज, इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ भाग। ठीक है, इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ भाग बनता है लेपिज में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बना, मैं बताता हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। देखो भाई साहब, ये हमारा धरातल था बिल्कुल ऐसे, और इसके ऊपर ये हमारा भूमिगत, सॉरी धरातल को दूसरे कलर से लो यार, कि ये हमारा धरातल था। ठीक है, और इस धरातल के ऊपर हमारा ये जल बह रहा है, भूमिगत जल। ठीक है, धरातल के अंदर की बात है ये। और इसके नीचे ये क्या है भाई साहब, हमारा क्या धरातल है, और इस धरातल के ऊपर क्या बह रहा है, भूमिगत जल बह रहा है। ये हमारा नीचे का भाग है, धरातल के नीचे का भाग है। ध्यान रखना, ये धरातल के नीचे का भाग है और इस भाग के ऊपर क्या बह रही है, ये भूमिगत जल बह रही है। ठीक है, अब इस वाले धरातल में क्या है, बहुत सारी चट्टानें ऐसी हैं जो कुछ ऐसे खनिज हैं जो जल्दी जल के साथ घुल जाते हैं, कुछ ऐसे खनिज हैं जो थोड़ा लेट खुलते हैं। और ध्यान में रखना, मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल रूप अधिकांशतः कहाँ बनते हैं, कास्ट प्रदेश में बनते हैं, चूना पत्थर वाले प्रदेश में बनते हैं, लाइम स्टोन वाले प्रदेश में बनते हैं। तो चूना पत्थर होता है वो जल के साथ तुरंत घुल जाता है। अब क्या हुआ भाई साहब, इस जल ने इस चट्टान के साथ क्रिया की, इसको नीचे तक ऐसे उकेड़ के फेंक दिया। फिर इस एरिया में कोई कठोर चट्टान आ गई, जिसका जल्दी अपरदन नहीं हुआ। फिर कोई कोमल चट्टान का अपरदन हो गया, फिर कठोर चट्टान आ गई, फिर थोड़ी कठोर चट्टान, फिर कोमल चट्टान आ गई, फिर कठोर, फिर कोमल, फिर कठोर, फिर कोमल, फिर कठोर, इस तरीके से। तो जो चट्टानें कठोर हैं, जो खनिज जल के साथ तुरंत नहीं घुल पा रहे हैं, वो तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर है वो खनिज जो जल के साथ कम घुल पा रहे हैं। ठीक है, ये वाले जो जल के साथ कम घुल पा रहे हैं, जो जल के साथ तुरंत घुल जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कौन कौन से, ये वाले हैं जो जल के साथ तुरंत घुल रहे हैं। ये वाले का मतलब समझना है आपको, ये मैं लाइन खींच रहा हूँ, जो वाला है नहीं, इस वाले में आएगा ये पूरा एरिया। ये जो पूरा एरिया है ऐसी चट्टानों से बना हुआ है जो जल के साथ तुरंत घुल गया, और क्या हो गया, घुलकर अपनी जगह छोड़ दिया, जल के साथ घुल गया, खालिस्तान हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, कुछ खनिज जल के साथ तुरंत घुल जाते हैं, कुछ खनिज जल के साथ तुरंत नहीं घुल पाते। तो इससे क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ या असमान धरातल का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों ये बात। अब देखो भाई साहब, अब क्या हुआ, जो ये ऊबड़ खाबड़ भाग है, इसमें भी जो भाग ऊपर निकला हुआ है, चाहे वो कोई सा भी भाग हो, चाहे ये भाग हो, जो भाग ऊपर निकला हुआ है, कोई सा भी भाग हो, चाहे ये 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 हो, चाहे हो, जो भाग धरातल से ऊपर निकला हुआ है, वो कौन सा है, सिकरी का है। और जो भाग नीचे धसा हुआ है, चाहे वो कोई सा भी भाग हो, नीचे धसा हुआ भाग कौन सा है, वीदर है।
ठीक है। तो लेपिज के ऊपर निकले हुए भाग को सिक्रिका कहते हैं और लेपिज के नीचे धसे हुए भाग को विदर कहते हैं, ठीक है। अब भाई साहब इस लेपिज के नाम भी अलग अलग हो गए, इसको अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। क्या गजब की बात है। इंग्लैंड में लेपिज को क्लिंट कहते हैं, जर्मनी में लेपिज को केरेन कहते हैं, सर्बिया में लेपिज को बोगाज कहते हैं और डोलमेशियन तटीय क्षेत्र में लेपिज को लेपिज कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, डोलमेशियन तट में लेपिज, सर्बिया में बोगाज, जर्मनी में केरेन, इंग्लैंड में क्लिंट। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है भाई साहब, वो पूछता है, दिमाग वाला है वो क्या करता है, वो गेम खेलता है हमारे साथ। और वो गेम क्या खेलता है, बहुत शानदार वाला गेम खेलता है हमारे साथ क्या करता है, वो देता है कि क्लिंट किसके द्वारा निर्मित स्थल रूप है। अब भाई साहब उसने तो गेम खेल लिया, हमने दिमाग लगाया नहीं। भाई ध्यान रखना, क्लिंट आ जाए, चाहे कैरेन आ जाए, चाहे बोगाज आ जाए, चाहे लेपिज आ जाए, ये चारों के चारों किसके द्वारा बन रहे हैं, भूमिगत जल द्वारा, और भूमिगत जल की अपरदनात्मक क्रिया द्वारा, ठीक है। क्लिंट आ जाए, चाहे कैरेन आ जाए, चाहे बोगाज आ जाए, चाहे लेपिज आ जाए, चारों के चारों भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप हैं, क्योंकि ये चारों के चारों एक दूसरे के उपनाम हैं, लेपिज के उपनाम हैं तीनों, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखना, कोई कंफ्यूज नहीं होना, सीधा आंसर ठोकना है, क्वेश्चन सही करना है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप लोगों की दया और मेहरबानी से, और अच्छे से पढ़ो भाई साहब, जितनी एनर्जी है उतनी लगा दो। देखो ये स्थलाकृति चूना पत्थर या लाइम स्टोन वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक मिलती है। जो ये स्थलाकृति है ना, वो चूना पत्थर और लाइम स्टोन वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिलती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर थोड़ा आगे जाओ, अब मैं ऐसे कुछ स्थलाकृतियों का बात कर रहा हूँ जो पेपर में बहुत सारी बार पूछी जाती हैं, जिनको याद करने में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सही ढंग से सिस्टम से याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल रंध्र, इंग्लिश में बोलते हैं सिंक होल। क्या है, गोल रंध्र, इंग्लिश में बोलते हैं सिंक होल। निर्माण किस कारण हो रहा है भाई साहब, ये गोल रंध्र है, सिंक होल है, इसका निर्माण कैसे हो रहा है, गुलन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा, गुलन क्रिया द्वारा, मतलब घुलकर, किसके, घुलकर। कौन से क्षेत्र में बनता है, चूना पत्थर प्रदेश में। मैंने पहले बात बता दी एक, चूना पत्थर प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा स्थल रूप बनते हैं। क्या भूमिगत जल द्वारा जितने भी स्थल रूप बन रहे हैं सामान्यतः सारे सारे चूना पत्थर वाले प्रदेश में बन रहे हैं। ये बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है बाद में कभी कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो गोल रंध्र क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, दो बातें याद कर लो, गुलन क्रिया के द्वारा बन रहा है, चूना पत्थर प्रदेश में बन रहा है। अब थोड़ी आगे चलो, अब देखो भाई साहब, मैं प्यारे से अपने खुद के देसी शब्दों में समझा रहा हूँ, किताबी लैंग्वेज को हटाओ दूर। और ये क्या है, हमारा पृथ्वी का धरातल है, भूमिगत धरातल है, पृथ्वी का नहीं। भूमिगत जल कहाँ पर बह रहा है, पृथ्वी के अंदर बह रहा है, ठीक है। तो ये पृथ्वी के अंदर का भाग है। और भाई साहब क्या हुआ इस क्षेत्र में, पृथ्वी का अंदर का आ जाए चाहे बाहर आ जाए कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये हमारा धरातलीय भाग है जो आपके सामने है। इस धरातलीय भाग पर क्या हुआ, हमारे ये बादल मामा थे, कौन थे, बादल, और इन्होंने क्या कर दी, अपनी बरसात कर दी। तो इन बादल जी ने क्या की, बरसात की, इस तरीके से इन बादलों ने बरसात की। अब भाई साहब क्या हुआ, इन बादलों से बरसात हुई, और बरसात कहाँ पर आके टकराई, धरातल के इस क्षेत्र पर आकर टकराई। बरसात की बूंदें कहाँ गिरेंगी, धरातल पर गिरेंगी। अब भाई साहब क्या हुआ है, ये जो क्षेत्र है चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, ठीक है। सपोज दैट पूरा क्षेत्र चूना पत्थर वाला नहीं है, हम मानते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र वो कैसा है, चूना पत्थर वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पर जैसे ही बरसात की बूंद गिरेगी, इस वाले क्षेत्र में जैसे ही बरसात की बूंद गिरेगी और वर्षा जल और चूना पत्थर आपस में क्रिया करेंगे, और जो चूना पत्थर है वो तुरंत बरसात के जल में घुल जाएगा। और भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, कि बिल्कुल एक खाली स्थान बन जाएगा, यहाँ पर होगा बिल्कुल एक खाली जगह बन जाएगी, बिल्कुल खाली स्थान बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, गोल रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल रंध्र कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब बस अब 2 मिनट किताब की लैंग्वेज पढ़ लो, क्योंकि ये भी पढ़ना जरूरी है।
क्षेत्र, घोल रंध्र कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? चूना पत्थर वाले क्षेत्र में। निर्माण किसके द्वारा होता है? घोल क्रिया के द्वारा। अब पढ़ो भाई लोगों, चूना पत्थर की चट्टानों पर वर्षा की बूंद आइए, बूंद गिरने पर जो चूना पत्थर की चट्टान जल के साथ घुल जाती है तथा वहाँ पर एक छिद्र का निर्माण हो जाता है जिसे घोल रंध्र कहते हैं। ठीक है, चूना पत्थर की चट्टानों पर वर्षा की बूंद गिरने पर जो चूना पत्थर की चट्टान जल के साथ घुल जाती है वहाँ पर एक छिद्र का निर्माण होता है जिसे घोल रंध्र कहते हैं। मैंने अभी समझा दिया आपको। ठीक है, ये 2-3 बातें और पढ़ लो। बाय चांस कॉलेज लेक्चर के पेपर में डीपली पूछ ले तो ध्यान रखना, घोल रंध्र की औसत गहराई होती है 3 से 10 मीटर। ठीक है, घोल रंध्र की औसत गहराई 3 से 10 मीटर होती है। आकार की दृष्टि से घोल रंध्र 2 प्रकार का होता है, एक कीपाकार घोल रंध्र, एक बेलनाकार घोल रंध्र। मतलब एक तो ऐसा घोल रंध्र जिसकी आकृति कीप के आकार की है, एक ऐसा घोल रंध्र जिसके आकृति बेलन के आकार की है। ठीक है, एक ऐसा कीप जो बेलन के आकार का है, एक ऐसा कीप जो कीप के आकार का है, सॉरी एक ऐसा घोल, एक ऐसा सिंक होल जो कीप के आकार का है उसे कीपाकार घोल रंध्र कहते हैं। एक ऐसा सिंक होल जिसका आकार बेलन के समान है उसे बेलनाकार घोल रंध्र कहते हैं। ये बातें हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद आ जाओ भाई साहब विलियन रंध्र। अब यहाँ कुछ कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बोलना नहीं है, सीधे बिल्कुल सीधे सीधे ध्यान रखना है। घोल रंध्र, उसके बाद आता है विलियन रंध्र, स्वैलो हॉल्स। घोल रंध्र के विस्तृत रूप को, जब घोल रंध्र का आकार बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विलियन रंध्र कहते हैं। इसका निर्माण भी घुलन क्रिया द्वारा होता है, ये भी चूना पत्थर के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो घोल रंध्र के विस्तृत आकार को क्या कहते हैं? विलियन रंध्र कहते हैं। वो चूना पत्थर क्षेत्रों में बन रहा है, वो एक घुलन क्रिया के द्वारा बन रहा है। फिर थोड़ा आ गया हो प्यारे साथियों, अब हम पढ़ते हैं डो लाइन के बारे में। किसके बारे में? डो लाइन के बारे में। निर्माण किससे हो रहा है? घुलन क्रिया के दौरान। किसके द्वारा? घुलन क्रिया के द्वारा। डो लाइन किससे बनता है? घुलन क्रिया द्वारा बनता है। घोल रंध्र या विलियन रंध्र के विस्तृत रूप को ही क्या कहते हैं? डो लाइन कहते हैं। दोबारा से पढ़ना भाई साहब, सुन लो एक बार। घोल रंध्र जब बड़े आकार का हो जाता है तो उसको विलियन रंध्र कहते हैं। जब घोल रंध्र विलियन रंध्र की तुलना में भी बहुत बड़े आकार का हो जाता है तो उसको डो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डो लाइन कहते हैं। तो घोल रंध्र या विलियन रंध्र के विस्तृत रूप को डो लाइन कहा जाता है। उपनाम डो लाइन का भाई साहब एक नाम नहीं है, डो लाइन को अलग अलग नाम से बोलते हैं। यदि पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया की बात की जाए तो पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया में डो लाइन बोलते हैं। घोल रंध्र या विलियन रंध्र के क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विलियन रंध्र के विस्तृत आकार को या विलियन रंध्र के विस्तृत रूप को पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया में किस नाम से बोलते हैं? डो लाइन नाम से। और डो लाइन को सर्बिया में क्या बोलते हैं? डोलिनास बोलते हैं। डो लाइन को सर्बिया में डोलिनास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोलिनास। अब आ जाओ भाई थोड़ा आगे, एक हम पढ़ लेते हैं ध्वस्त रंध्र। ये हमारी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि कुछ क्या है कि कोई गेस्ट है। गेस्ट तो क्या ओवरऑल बताऊँ, मामा जी आ रहे हैं तो वो बोले कि चलो मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा आपके पास, 20 से 30 मिनट में। तो 5 मिनट मामा जी खड़े भी रह लेंगे बाहर, उनको लाने के लिए भी जाना है। ठीक है, आगे देखो। अब हम पढ़ते हैं ध्वस्त रंध्र। ऊपरी सतह के नीचे रिक्त स्थान के कारण सतह के धसक जाने या ध्वस्त हो जाने से निर्मित विलियन रंध्र को ध्वस्त रंध्र कहते हैं। पहले बात तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, ये हमारा क्या है? धरातल है। ठीक है, ये हमारा धरातल है। ठीक है, अब इस धरातल में क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? यहाँ पर क्या था? खाली जमीन थी, मतलब पोली जमीन। अपनी देसी भाषा में नहीं बोलती पोली जमीन, पोली जगह, खाली जगह थी। ठीक है, ऊपर क्या है? धरातलीय भाग फैला हुआ है। नीचे क्या है? ये यहाँ पर खाली जमीन है। क्या है? यहाँ पर ये खाली जमीन है।
अब क्या हुआ भाई साहब, ये जो खाली ज़मीन है इसके ऊपर ये वाली क्या है, धरातलीय भाग है। अब क्या हुआ, ये धरातलीय भाग नीचे धंस गया। क्या हुआ, ये धरातलीय भाग नीचे धंस गया। इस तरीके से ये नीचे धंस गया धरातलीय भाग, इस तरीके से बिल्कुल नीचे धंस गया। और क्या हुआ, ऊपर का पूरा भाग क्या हो गया, एक आर पार हो गया। ये ऊपर की जो दीवार थी वो क्या गई, नीचे धंस गई और इस तरीके से एक रंध्र बन गया। ठीक है, तो उस रंध्र को क्या कहते हैं, ध्वस्त रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वस्त रंध्र कहते हैं। तो एक बार दोबारा से सुन लो कि ऊपरी सतह के नीचे रिक्त स्थान, खाली जगह, पोली जगह के कारण सतह के धसक जाने, मतलब सतह के धस जाने या ध्वस्त हो जाने से निर्मित विलयन रंध्र को ध्वस्त रंध्र कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी क्लास। मैंने अभी बता दी, मामा जी आ रहे हैं तो इस वजह से मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। बिजी तो क्या हूँ यार। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। जितनी एनर्जी है लगा दो, पीछा नहीं छोड़ेंगे। वापस मैं दूसरी क्लास लेके आ रहा हूँ 1.5 घंटे के आसपास की। रात को 10 बजे 1.5 घंटे की क्लास होगी ज्योग्राफी के। सभी माइंड को सेट कर लो कि 1.5 घंटे सुनना है मेरे को। कैसे भी सुनो, मजबूरी में सुनो, कैसे भी सुनो, सुनना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। अगली क्लास जरूर देखिए, पिछली क्लास नहीं देखिए तो पेड बैच ज्वाइन करके पिछली क्लास देख लें। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए बात कर लो 7891350470। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इनके ऊपर आप मेरे से चैट करो और पेड बैच ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।